हेलो एवरीवन। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे और आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है ना। एक बार ग्रुप पे जाके मैसेज कर दो क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हमको बात करना है किसके बारे में? सिंक्रोनस मोटर के बारे में, है ना। आप में से कोई एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो, तब तक मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा सिंक्रोनस मोटर। ये मान लीजिए कि सिंक्रोनस मोटर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तब भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये पता होना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर आपका किस लिए यूज होता है, क्या बोलोगे? आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपका यूज होता है हाई पावर एंड लेस स्पीड के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर है वो क्यों यूज होता है, किस रीजन के लिए यूज होता है, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? वो आपका यहाँ पे यूज होता है किसके लिए? वो आपका यूज होता है अराउंड आपका हाई पावर, पावर ज्यादा रहेगा, हाई पावर एंड लेस स्पीड में। अगर आप इस रेटिंग के लिए, अगर आप इस रेटिंग के लिए सिंक्रोनस मोटर को बनाओगे तो वो क्या होंगे आपके, उनका साइज भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगा, है ना। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? अगर आप हाई पावर लेस स्पीड के सिंक्रोनस मोटर को डिसाइड करोगे, मतलब कितनी स्पीड, अबाउट 600 आरपीएम, अबाउट इसको 600 आरपीएम तक अगर आप इसको यूज करते हो, बनाते हो, तो इसका जो कॉस्ट और साइज होगा वो कम होगा। ठीक है, ये एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमारे पास अगर बात करें जो सिंक्रोनस मोटर है ना, अगर उसके बारे में बात करें तो ये आपका कैसा मोटर है? दिस इज योर डबली एक्साइटेड मोटर। क्या बोलोगे आप इसको? डबली एक्साइटेड मोटर, क्योंकि फील्ड को आप एक्साइट करो डीसी से और आर्मेचर को कर रहे हो थ्री फेज सप्लाई से, तो आप क्या बोलोगे? डबली एक्साइटेड मोटर है ये, है ना। ये आपका क्या, डबली एक्साइटेड मोटर है। ठीक है, और ये आपका, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर तो क्या होता है, ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलो, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और अगर बोले जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिनोमेनन लगता है, क्या बोलोगे? मैग्नेटिक लॉकिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें क्या लगता है ना, हमारे सिंक्रोनस मोटर में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? मैग्नेटिक लॉकिंग। तब जाके मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होती है। कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैग्नेटिक लॉकिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, ओके। हमारा जो ये इंडक्स, जो आपका सिंक्रोनस मोटर है, वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, याद रखना है ना सभी लोग। दिस इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन सी मेथड्स हैं? इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन सी मेथड्स हैं मैं बताता हूं आपको। उनमें से एक है आपके पास ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। एक अलग से मोटर लगा के आपको स्टार्ट करना पड़ता है, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी मोटर में आपको एक पोनी मोटर यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पोनी मोटर, PONY। आपको पोनी मोटर यूज करना पड़ता है। उसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। वो ये बनता है कि पोनी मोटर के जो नंबर ऑफ पोल होंगे, पोनी मीटर, है ना, पोनी मोटर के जो नंबर ऑफ पोल होंगे वो आपके सिंक्रोनस मोटर के पोल से दो कम होते हैं, मतलब PSM-2 होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है आपका इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। मतलब इसमें जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ना, वो इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है और स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। इसमें हमारा क्या काम करता है, डैम्पर वाइंडिंग। और एक और होता है हमारे पास यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। इसको आपको अलग से एक मोटर लगानी पड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये तीन तरह की आपकी स्टार्टिंग मेथड्स होगी। इनमें से आपको ये याद रखना है कि आपका, है ना, आपका जो यहाँ पे ऑक्सिलरी मोटर, इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको मैं, अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन मानता हूँ, फर्स्ट मेथड, इसको सेकंड मेथड और इसको थर्ड मेथड, जो याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग नो लोड पे स्टार्ट करते हैं और थर्ड वाले को हम लोग करते हैं किस पे, फुल लोड कंडीशन में। तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग करते हैं नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन, नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन, हल्का लोड होगा उसके। लेकिन जो थर्ड है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, फुल लोड कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेस स्पीड कैसे, स्पीड तो पोल एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बोध कर रहा हूं, लेकिन हम इसमें पोल इतने ही लेते हैं कि इसकी स्पीड कम रहे। हम इसको ज्यादा स्पीड के लिए नहीं बनाते, क्योंकि हम बनाएंगे बहुत बड़ी मशीन बन जाएगी, बहुत कॉस्टली मशीन बन जाएगी। लेकिन वही मशीन अगर हम इंडक्शन मोटर से बनाएंगे, बहुत सस्ती बन जाएगी। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर मुझे 1000 RPM की स्पीड बना मोटर बनानी है, तो अगर मैं इंडक्शन मोटर से बनाऊंगा तो बहुत सस्ती में बन जाएगा। लेकिन अगर इसके थ्रू बनाऊंगा तो बहुत हैवी बनेगी, बहुत कॉस्टली बनेगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग अगर ज्यादा 1000 RPM की स्पीड बनाना, मतलब मोटर बनाना है, तो हम लोग इंडक्शन मोटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे क्या है, जो आपके पास यहाँ पे है क्या, सिंक्रोनस मोटर, है ना। तो इस सिंक्रोनस मोटर के जो रोटेशन है, हम कैसे चेंज करेंगे, तो क्या बोलोगे, हमारे पास जो सप्लाई है उसका फेज सीक्वेंस चेंज करके हम सिंक्रोनस मोटर के रोटेशन को क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज बना सकते हैं। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर के रोटेशन को, सिंक्रोनस मोटर के रोटेशन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। किससे रिवर्स कर सकते हैं, बाय चेंजिंग सप्लाई फेज सीक्वेंस, सप्लाई फेज सीक्वेंस से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम सप्लाई फेज सीक्वेंस से इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। एक यहाँ पे कर्व बनता है, वो कर्व थोड़ा समझना आप लोग, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कर्व कैसा बनता है, एक छोटा सा, ये ऐसा कुछ कर्व बनता है, किसके बीच का, यहाँ पे है आपका पावर एंड टॉर्क, और यहाँ पे है आपके पास स्पीड, और यहाँ पे आपकी कौन सी स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड ns। तो देखना आपका जो टॉर्क का जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, ये टॉर्क आपका पहले तो कांस्टेंट रहेगा ns तक, और जैसे ns को क्रॉस करेगा उस टाइम पे इसका टॉर्क आपका हो जाएगा डिक्रीज।
ये, ठीक है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें, ये आपका टॉर्क का कर्व था ना, ये आपका किसका कर्व होता है, टॉर्क का। अगर मैं पावर का कर्व देखूं तो पावर कर्व कैसा होता है, ये यहां तक तो आपका होगा लीनियर, जब तक आप इस इनपुट स्पीड को नहीं पकड़ लेता ना, यहां तक तो है लीनियर। उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये किसका कर्व बन गया, दिस इज योर टॉर्क, किसका, पावर का। तो ये वाला कर्व भी आपको याद रखना है। सॉरी, सर्दी हो गई है मेरे को, अभी 2 दिन 3 दिन पहले सर्दी ठीक हुई है। यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, क्या मेरे पास कौन सा कंट्रोल, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके पास V बाय एफ कंट्रोल, याद रखना। NS के पहले कौन सा कंट्रोल होता है, क्या बोलोगे, V बाय एफ कंट्रोल। बिलो सिंक्रो स्पीड कौन सा कंट्रोल होता है, V बाय एफ कंट्रोल। और उसके बाद होता है आपके पास कौन सा कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, ऐसा कभी कर्व आएगा तो याद रखना बस, हालांकि आएगा नहीं आपके एग्जाम में, इतना मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, इसके यूज के बारे में लिखना है कि आपका जो सिंक्रोनस मोटर वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इसका जो यूज है कहाँ पे होता है, जैसे मैंने बोला लार्ज पावर एंड लो हेड पंप, लार्ज पावर लो हेड पंप यूज होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज होता है। इनको तो याद करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज होता है, स्टील मिल में यूज होता है ना। आपका रोलिंग मिल्स में होता है, कंप्रेसर में यूज होता है, रोलिंग में यूज होता है ना, कंप्रेसर में यूज होता है। ठीक है। इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन जो आपके थर्मल पावर प्लांट पे लगाए जाते हैं, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। ठीक है। क्रशर्स एंड ब्लोवर्स इसमें यूज होता है। इन सभी में यूज होते हैं। इवन सिंक्रोनस कंडेंसर में भी यूज होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर आपका क्या है, ओवर एक्साइटेड मोटर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा। आपका यहाँ पे बनता है क्या, पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगी, ये भी देख लेना आप लोग। आपके पास यहाँ पे पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगी देखना। जस्ट सेकेंड। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बुक में भी शायद से सेलिएंट पोल का नहीं दिया है, सेलिएंट पोल का पावर इक्वेशन यहाँ पे बुक में भी नहीं दिया। मैंने आज नोटिस किया इस चीज को, मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ लेकिन आज तक नोटिस नहीं किया था मैंने। ठीक है, चलो अब लिखना है यहाँ पे क्या, पावर फ्लो इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल मोटर।
बुक में क्यों नहीं दिया इसको मुझे देखना पड़ेगा, दूसरी बुक में भी देखना पड़ेगा आज। सेलिएंट पोल के लिए मोटर की इक्वेशन क्यों नहीं देगी, पावर फ्लो इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन कैसा होगा आपका यहाँ पे, आपका होता है P इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला बनता है आपका P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस ईवी अपॉन जेड एस कॉस थीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये होता है P की वैल्यू, और Q की वैल्यू होती है यहाँ पे, जहां पे कॉस है वहां पे हो जाएगा साइन, वी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा माइनस ईवी अपॉन जेड एस साइन थीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अगर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखें, अगर हम इनमें अप्रोक्सीमेशन लगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास जो P का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है हमारे पास कितना, ईवी अपॉन एक्स एस साइन डेल्टा। और इस पे बन जाएगा Q इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स एस वी माइनस ई कॉस डेल्टा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी माइनस ई कॉस डेल्टा। बस यहाँ पे एक सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, कुछ नहीं है ना, ये हो गया। फिर यहाँ पे मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या है, ये भी लिख लो। मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, इसमें जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन है वो है आपके पास क्या, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप पी मैक्स की वैल्यू लिख लो, तो जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, वी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा प्लस ईवी अपॉन जेड एस। ये पी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैकेनिकल पावर की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो मैकेनिकल पावर कितना होगा, मैकेनिकल पावर पी मैकेनिकल, ये तो हमने अभी इलेक्ट्रिकल पावर की बात करी थी। अगर पी मैकेनिकल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ईवी अपॉन जेड एस। लिख लो, होता था कभी एग्जाम में, कभी आ जाए, प्रोबेबिलिटी 0% तो नहीं बोलूंगा, 1% है आने की, कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस ई स्क्वेयर अपॉन जेड एस कॉस थीटा। तो ये आपका पी मैकेनिकल हो गया। इसकी जो कंडीशन है पी मैकेनिकल मैक्सिमम की जो कंडीशन है, पी मैकेनिकल मैक्सिमम की जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, थीटा इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, और इसमें जो पी मैकेनिकल मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पी मैकेनिकल मैक्सिमम की वैल्यू होगी आपकी कितनी, ईवी अपॉन जेड एस माइनस ई स्क्वेयर अपॉन जेड एस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। और यहां पे आपको क्या करना है, एक चीज आप देख लो यहाँ पे, क्या, कर्व, पावर, तीन कर्व आपको यहाँ पे देखने हैं। ये तीन कर्व देख लो, लास्ट टॉपिक है ये। पहला कर्व आपके पास यहाँ पे किसका बनता है, जिसको हम बोलते हैं वी कर्व। किसका किस पे होता है, आई ए वर्सेस आई एफ का होता है, आई ए वर्सेस आई एफ का कर्व होता है आपका वी कर्व, इसको बोलते हैं आपका क्या, वी कर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं वी कर्व। फिर एक कर्व होता है आपके पास जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। वो किसके किसके बीच का होता है, वो जो कर्व होता है वो होता है आपका पावर फैक्टर वर्सेस आईएफ का, इसको बोलते हैं आपका इन्वर्टेड वी कर्व। ठीक है, और एक कर्व और होता है आपका डेल्टा वर्सेस आईएफ का।
ये आपका यहाँ पे डेल्टा, ये आपके पास है यहाँ पे आई एफ। इसके बीच का कर्व कैसा होता है आपका, ये होता है। ठीक है, डेल्टा वर्सेस आई एफ के बीच का कर्व ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट टॉपिक बनता है सिंक्रोनस कंडेंसर। तो क्या बोलोगे, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है। सिंक्रोनस कंडेंसर तो क्या होता है आपका सिंक्रोनस कंडेंसर, ये एक आपका ओवर एक्साइटेड मोटर है जिसमें कोई भी शाफ्ट नहीं लगाया, कोई मैकेनिकल लोड नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ये आपका क्या है, एक तरीके से ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर विदाउट एनी मैकेनिकल लोड, विदाउट एनी मैकेनिकल लोड एंड विदाउट एनी शाफ्ट एक्सटेंशन, मतलब आपके शाफ्ट की जगह ही नहीं है लगाने की मैकेनिकल लोड, विदाउट एनी शाफ्ट एक्सटेंशन। ठीक है, आपके पास शाफ्ट को आगे ले जाने की जगह नहीं कि आप उसमें कोई लोड लगाए, मतलब ये तरह से आपका क्या है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, जो कि किस पावर फैक्टर पे काम करता है, आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। ये क्या काम करता है, आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, और इसका काम होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। किसमें काम करता है आपका, ये लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है, और इसका काम किसमें होता है आपका, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल लोड नहीं है इसलिए इसका कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है, कॉस्ट इसका लेस होता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि इसमें कोई शाफ्ट नहीं है, मैकेनिकल शाफ्ट तो है ही नहीं, तो इसका जो कॉस्ट है वो आपका कम होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अल्टरनेटर को भी पूरा पूरा कवर कर लिया, मतलब अल्टरनेटर का सिंक्रोनस मशीन को पूरा कवर कर लिया पूरा पूरा एक दिन में। हाँ, ये जरूर है कि आज अपन ने एक काम नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, हम लोगों ने ईएमटी का कमिटमेंट खुद से किया था, वो नहीं कर पाए। अब उसके पीछे की वजह है कि अब फंस गई कंडीशन, क्या कर सकते हो, है ना, उस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। आपने ये सब याद किया, सच बताओ नहीं किया है, मैं सच बताऊं तो मैंने खुद याद नहीं किया है, बस मैंने आपके सामने लिख दिया है। बट इतना देख लिया है कि अगर एग्जाम में आया तो देखा देखा लगेगा एबीसी चार ऑप्शन, समझ में आया, इतना पता है कि अगर एग्जाम में आया तो देखा देखा लगेगा। मैं बताऊं, जैसे अगर मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए हैं, मतलब मैंने क्या क्या चीजें याद रखी हैं, मैं बताऊं क्या, स्टार्टिंग से पूरा 10 मिनट का टाइम लूंगा मैं पूरा बताता हूं आपको कि मैंने क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैंने बिल्कुल रट्टा मार कर रखा है, और किस चीज को मैंने बस एक नजर देख लिया, तो फिर हमें कैसे याद होगा, याद नहीं होगा, इसको क्या करना, आप लिख के रख लो। ठीक है, इसको आप लिख के रख लो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में फंसोगे, तो आप इसको देखना, तो क्वेश्चन बन जाएगा, जब क्वेश्चन बनेगा तो फॉर्मूला भी आपका याद हो जाएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स इसलिए थोड़ी ना कि आपको सारे के सारे याद करने हैं, शॉर्ट नोट्स इसलिए है कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे फंसोगे तो आप इससे देख के समझ जाओ कि हाँ भाई क्या होता है कॉन्सेप्ट, है ना, इससे देखो तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, है ना। देखो मैंने इसमें कौन कौन सी चीजें याद करी हुई हैं, अब हालांकि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा देख के जाते हैं हम लोग, लेकिन इन जनरल मुझे सारी चीजें याद नहीं है, मुझे क्या क्या याद है मैं आपको पूरा शुरू से बताता हूँ। कितने पेज के नोट्स हैं ये, ऑलमोस्ट आपके पास जो ये नोट्स हैं वो बन गए हैं लगभग 4.5 पेज के, मतलब 9 पेज हैं, मतलब इसको तो हटा दें, थंबनेल को हटा दें तो 8 पेज बचे, मतलब 4 पन्ने, 4 पन्ने के नोट्स हैं। देखो अगर बात को सिंक्रोनस मशीन में जनरेटर होता है, मोटर होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मुझे याद की जरूरत नहीं भाई, मुझे पता है जनरेटर क्या करता है, ये फॉर्मूला मुझे याद है ना, स्पीड कांस्टेंट ये भी याद है, सिंक्रो स्पीड पे काम करता है ये पता है, प्रिंसिपल पता है, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है ये मुझे याद है, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, रिलेटिव टाइम वेरिएशन याद है मुझे, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल ये भी मुझे याद है, हम लोग स्टेशनरी आर्मेचर यूज करते हैं और मैग्नेटिक को रोटेट करते हैं ये भी मुझे पता है ना, याद हो गया। अब इसको बार बार थोड़ा याद करना, इसको याद की जरूरत है, याद ही मुझे अल्टीमेटली डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन है ये मुझे याद हो गया, हाँ ये मुझे याद करना पड़ेगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू टी पी एम माइनस टी ई एम अपॉन बी,
टीपीएम, पहले पीएम आया बाद में ईएम आया बाद में बी, खत्म, बन गया। टीईएम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ई आई अपॉन ओमेगा, इसको याद कर लिया। फिर ये पता चल गया कि लोड बढ़ा तो आईए बढ़ा, तो टीईएम बढ़ा तो टीपीएम भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पे टीपीएम को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्राइम मूवर इनपुट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ उसका उल्टा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ये भी याद हो गया। फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, आर बी वाई है, तो फेज सीक्वेंस को चेंज करना है तो क्या करो, रोटेशन को चेंज कर दो, फील्ड के चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, ये भी मुझे याद हो गया। ये मुझे याद होगा कि अगर हम यहाँ पे स्पीड को चेंज कर, स्पीड को अगर हमको वेलोसिटी में चेंज करना है तो क्या फॉर्म होता है, पाई टी एन अपॉन 60। ये एक पेज का रिवीजन 2 मिनट में नहीं हो गया क्या, बताओ जरा। ये हमारा जो एक पेज है किसका, इसका रिवीजन 2 पेज में नहीं हो, 2 लाइन 2 मिनट में नहीं हो गया, हो गया। ऐसे भी आप अगर देखते जाओ कि दिन में 2 बार, एक बार भी देख लोगे दिन में, डेली हैबिट डाल लोगे, तो ये जो नोट्स है ना वो आपको भी याद हो जाएंगे। मैं अपने आज की डेट बता रहा हूं कि मुझे याद है आज की डेट में कि नहीं, तो मुझे आज याद नहीं है, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन फेज में था मुझे याद है ना। मुझे आज की डेट में याद नहीं, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट को पढ़ाना बस नहीं है, मुझे क्या करना है उसको एक्सप्लेन भी करना है ना। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो आप लोग को लगता होगा फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट के लिए कुछ दिक्कतें होती हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ ये पता करना होता था कि चलो सिंक्रोनस मशीन क्या है, सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वो सब कोई मतलब नहीं, नहीं है मतलब मुझे याद हो गया। लेकिन जब मैं फैकल्टी बना तो मुझे उसमें ये देखना है कि ऐसा मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि बच्चों को समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ जाए, है ना। तो हम लोग का टास्क बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोग को उतना रीजन में आपको नहीं जाना अभी। जब मैं स्टूडेंट था मैं कभी ज्यादा रीजन में नहीं जाता कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो जरूर मैं उसका रीजन ढूंढता था, है ना। अगर कोई चीज याद नहीं हो रही तो मैं उसका रीजन ढूंढता था, लेकिन अगर वो याद हो गया तो साइड में जाए भाई, मुझे क्या करना रीजन से, मुझे क्वेश्चन बनना चाहिए बस। हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, क्वेश्चन का बनना, ठीक है। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट, आप लोग सभी लोग इसको रिवाइज करिए, है ना। मैं अभी आपको नोट्स देता हूं, आप सभी लोग ट्रांसफॉर्मर के नोट्स जो हमने कल पढ़े थे उसको पूरा रिवाइज करिए, सिंक्रोनस मशीन के नोट्स अभी आज रिवाइज करिए, और आप लोग जो आपका क्या है यू डबल ई है और आपका मेजरमेंट है ना, एक एक नजर मान लीजिए। मुझे लगता है 1 घंटे मैक्स टू मैक्स लगेगा। नोट्स आपके पास है, पीडीएफ आपके पास है, बिस्तर में लेट जाओ, बस पलटाते जाओ नोट्स को, है ना। और समझते हैं अंकित सर ने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था। जो चीजें याद हो गई इसको दोबारा मत पढ़ना, ठीक है ना। जैसे इस पेज में, जैसे ये सामने आपके सामने पेज खुला है, इसमें मुझे सारी चीज याद हो गई है, सिर्फ एक फॉर्मूला मुझे था इंपॉर्टेंट था, ओमेगा इक्वल्स टू टीपीएम माइनस टीईएम अपॉन बी, एक वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। बस 2 चीजें थी जो मुझे याद नहीं थी, वो भी याद हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग अभी इसको रिवाइज करिए, और 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिया अभी तक, है ना, मेजरमेंट, यू डबल ई, और आपका यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन, और आपका ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। ये 4 सेट को आप लोग आधे 1 घंटे में रिवाइज कर दो, पेज पलटा लो, है ना। और मेरे पास कुछ प्लानिंग ऐसी है अभी, ऐसी तगड़ी प्लानिंग मैं अभी कर रहा हूं कल से। कल तो अपन नेटवर्क भी कंप्लीट कर लेंगे, कल आपका नेटवर्क है, कल तो आपका पूरा दिन नेटवर्क है, ठीक है ना। कल का पूरा दिन आपका नेटवर्क का रहेगा, और नेटवर्क के बाद हम लोग की जो प्लानिंग होगी आगे की वो कुछ तगड़ी होगी, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और मुझे, है ना। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको बोर नहीं होगा। अगर मैं रात में क्लास लगाऊंगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की लगाऊंगा, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे मैं आपका यूथ कंपटीशन की बुक ओपन कर दूंगा, या जो भी बुक होगी वो ओपन कर दूंगा, और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जैसे पेज पलटाते हैं ना उस टाइप का, ठीक है। तो वैसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो मैं आपको कल बताता हूं कि कैसा क्या करने वाले हम लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, है ना, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो तो सब समझ में आएगा। और शॉर्ट नोट्स बहुत मस्त बना लो, बहुत बढ़िया बना लो शॉर्ट नोट्स, है ना। मेरे पास फोटो नहीं है अपने पुराने, मतलब जब मैं प्रिपरेशन फेज में था, वहां पे मैंने किचन में पता क्या किया था। जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि दाल वगैरह थोड़ा दीवार में लग जाती, तो मकान मालिक गुस्सा होते थे, भाई क्या कर रहे हो यार, हमारा घर घर धंधा कर रहे हो तुम लोग। तो मैं क्या करता था, जहां पे जैसे यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा, ठीक है, पीछे वहां पे कहते दीवार में कुछ कागज लगाना पड़ता था, तो मैं फॉर्मुला शीट लिख के चिपका देता था,
हर हफ्ते, है ना। आज मेजरमेंट के चिपका दिया, कल ट्रांसफॉर्मर को चिपका दिया, किसी दिन पावर स्टेम को चिपका दिया, आराम से लिखता था रात बैठ के, बार बार रिवाइज करता, देख देख लिख के लिखता था, बाद चिपका देता था। तो बस दाल भी बन रही है, यहाँ पे दाल फ्राई कर रहा हूँ खट 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 करके, और वहां पे फॉर्मूला भी रिवाइज कर रहा हूँ, मजा आ जाता था, है ना। तो हर एक तरीके के कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। वॉल तो वैसे भी खराब हो गई ना, वॉल खराब से मतलब अपना कॉन्सेप्ट तो बन गया ना, है ना। जो मकान मालिक लोग रहते हैं उनसे मतलब है कि दीवार खराब हो रही है, उनको ये मतलब है कि भाई केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, केयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। हालांकि मतलब ऐसे थे हम लोग कि, चलो खत्म करते हैं कहानी को आज को, कल मिलते हैं सुबह। कल सुबह कितने टाइम क्लास है यार? कल सुबह कितने टाइम क्लास है? 7 AM पे है क्लास। कल सुबह 7 AM पे क्लास है। कल सुबह 7 AM पे क्लास है ना? ठीक है, तो सुबह मिलते हैं 7 AM पे, अपने नेटवर्क में। कल नेटवर्क हो गया ना, तो समझ लो बहुत बड़ा वर्डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अपना। फिर बचेगा अपने पास सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, बस। कल अगर आपने नेटवर्क कंप्लीट कर लिया तो क्या बचा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, खत्म। क्या कहानी है अपनी यार। चलो, गुड डे।